चलो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और आज हम क्या क्या बातें इसमें पढ़ने वाले हैं, कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है इन्वायरमेंटलिज्म टर्म क्या होती है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बात देखनी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देखने हैं हमें। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक बार फिर देखेंगे कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस किस तरह से इन्वायरमेंट को एज ए सब्जेक्ट शामिल करने के लिए कोशिश की है, और किस तरह से हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं वहाँ पे इस पे ध्यान दिया गया है, ये बात करेंगे। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कैसे मैच करता है, यूजीसी की गाइडलाइंस क्या हैं इन्वायरमेंट के बारे में, वो बात करेंगे। उसके बाद हम बेसिकली कुछ कुछ जो बेसिकली इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बेसिकली प्रोग्राम्स हुए हैं, है ना, और उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ है ना। उसके बाद सस्टेनेबल एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ईएसडी के बारे में बात करेंगे। तो 1968 यानी कि 1968 से कैसे कैसे ईएसडी का डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या मेजर माइलस्टोन्स आए हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद ये सारे माइलस्टोन्स हैं जिनको हम डिटेल में बात करेंगे, है ना, सारी बात करेंगे। उसके बाद मैन और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है इसके बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंटल फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, मटेरियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ये देखना है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में जो 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल ओरिएंटेशन, इन्वायरमेंटल बिहेवियर, प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर, ये सब बात करेंगे। उसके बाद कर्ट लेविन के बारे में बात करनी है हमें। कर्ट लेविन का जो लाइफ स्पेस कंसेप्ट है उसको समझना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कर्ट लेविन का। ठीक है, लाइफ स्पेस बेसिकली होता क्या है, उसमें कई टर्म है, जैसे फॉरेन हल है, ये क्या मतलब है, या फॉरेन हुल HULL है वो। और लाइफ स्पैन स्पेस के है वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, क्या और इसकी सराउंडिंग क्या क्या है, ये सब चीज़ें हमें आज बात करनी है। और लास्ट में चित्त शांति वाली बात कर देनी है। तो आज ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो ध्यान रखना। रिमसा जी, गुड, वेरी गुड इवनिंग। तो कैसा लग रहा है आपको, कुछ मज़ा आने वाला है, बताइए। अरे बताओ तो सही। हम्म। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म क्या चीज़ है, एक बार अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटलिज्म बोलते हैं ना, इन्वायरमेंटलिज्म क्या है, इन्वायरमेंटलिज्म इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। जहाँ इन्वायरमेंटलिज्म वर्ड आता है ना, बेसिकली कोई ये एडवोकेटिंग करता है किसके लिए, कि अभी हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसको इम्प्रूव करना है। बेसिकली जो हम बात करते हैं ना, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को हम इम्प्रूव करने की बात करते हैं, जैसे कोई रूल्स है रेगुलेशंस बनाने की बात करते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म का मतलब ये है कि इज ए सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट advocating for protection and improvement of natural environment. Environmentalism aims to limit negative human impacts on the environment and promote sustainable practice। ठीक है, तो अगर बात करें इन्वायरमेंटलिज्म क्या, एडवोकेसी फॉर स्ट्रिक्टर environmental regulation, support for renewable energy and participation in conservation effort। ठीक है, ये बात करते हैं रूल रेगुलेशन कि ऐसे बनाओ जिससे हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो चुके, प्रोटेक्ट हो इम्प्रूव हो, ये सब बात करते हैं। जबकि अगर मैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट इक्विप इंडिविजुअल विद द नॉलेज, स्किल एंड मोटिवेशन टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल इशू। मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक डिफरेंट है, बेसिकली ये क्या करता है, किसी इंडिविजुअल को एक प्रोसेस है जिससे उसको बताना कि एड्रेस करना कि इन्वायरमेंट में क्या क्या इशू है, इन्वायरमेंट है क्या, है ना। तो वो एक एजुकेशन देना बेसिकली टू फोस्टर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल बिहेवियर एंड इंकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वायरमेंटल, है ना। जो स्टूवर्डशिप है, जो बेसिकली इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो पार्टनरशिप है वो बढ़ाने के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। तो ऊपर में तो क्या है, बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट है वो, जो कि एडवोकेटिंग करना, रूल्स रेगुलेशन की बात करना जिससे, और उसमें है एजुकेशन देना। ये दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है।
तो नोट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि स्कूल वगैरह में हम पढ़ाएं, इनफॉर्मल सेटिंग जैसे जूज में विजिट करे, नेचर के जो सेंटर है वहाँ विजिट करवाया, एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन लगा के हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं। फिर ये नोट है, देखो, इन्वायरमेंटलिज्म इज ए ब्रॉड सोशल मूवमेंट focus on protecting the environment, while environment education is a process of teaching individual about environmental issues and promoting responsible behavior. बस ये बात याद रखना क्या है, environmentalism is a broad social movement focus on protecting the environment, and while environmental education is a process of teaching individual about environmental issues and promoting responsible behavior. Environmental education is a crucial component of environmentalism. आपको पता है जब उसको इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, जब तक वो एजुकेशन ही नहीं होगी तो किस तरह से वो मूवमेंट चलाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए बोला कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट फॉर इन्वायरमेंटलिज्म एज इट empower individual with the knowledge and skill needs to understand and address environmental challenges। मतलब एजुकेट करेंगे तभी, यानी कि आपको नॉलेज होगा कि इन्वायरमेंट है क्या, क्या चैलेंजेस है, क्या इशू है, तभी आप उसमें एक मूवमेंट चलाओगे सोशल पॉलिटिकल, तभी तो है ना। तो ये एक तरह से क्रूशियल कंपोनेंट है इन्वायरमेंटलिज्म का, क्या, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है, कोई ऐसा बात नहीं है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को और थोड़ा सा प्रॉपरली जो डिस्क्राइब किया है, फिर एक बार फिर कर लेते हैं। Environmental education is a process that allow individuals to explore environmental issues, engage in problem solving, and take action to improve the environment. As a result, individuals develop a deeper understanding of environmental issues and have the skill to make informed and responsible decision। ठीक है, और these are components of environmental education। क्या क्या है ये ध्यान रखना है। आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, ये ऑप्शंस देखे तो कंपोनेंट क्या है, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, यानी कि टू द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट चैलेंजेस। यानी अगर हम एजुकेशन देंगे तो हम क्यों दे रहे हैं एजुकेशन, इन्वायरमेंट की अवेयरनेस हो और उसके प्रति वो सेंसिटिव हो कि क्या क्या हमारे पास इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, कैसे चैलेंजेस है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल चैलेंज, अवेयरनेस फैलाना, सेंसिटिविटी उसमें हो, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एटीट्यूड उसका, एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन टू इम्प्रूव मेंटेन इन्वायरमेंट क्वालिटी। बेसिकली एटीट्यूड ऐसा बनाना उसका। दो चीज़ होता है ना, एक होता है एप्टीट्यूड, एक होता है एटीट्यूड। ये बेसिकली यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वहाँ पे भी पढ़ते हैं, और अलग अलग जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सभी स्टूडेंट बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, क्या होता है डिफरेंस। देखो, एप्टीट्यूड जो है ना, एप्टीट्यूड, जहाँ एप्टीट्यूड की बात आती है, एप्टीट्यूड बेसिकली होता है एबिलिटी। क्या होता है, एबिलिटी, कोई भी काम की करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है ना, वो एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एबिलिटी होती है। जबकि एटीट्यूड होता है आपका नज़रिया, वो किसी के प्रति पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहते हैं ना तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड, इसका हिंदी में शब्द देखें तो दृष्टिकोण या नज़रिया होता है ना, वो बदलना होता है। और एप्टीट्यूड होता है एबिलिटी। जैसे हम बात करते हैं कि आप में रिसर्च एप्टीट्यूड है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, आप जब पढ़ोगे ना तो ऐसे एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी है क्या टीचिंग की, रिसर्च की। ठीक है, तो एटीट्यूड है आपका नज़रिया। तो यहाँ कह रहे हैं एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन टू इम्प्रूव और मेंटेन इन्वायरमेंट क्वालिटी। आपका एटीट्यूड इस तरह से करना, आपका नज़रिया वैसे चेंज करना। स्किल टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प रिजोल्व इन्वायरमेंटल चैलेंज, है ना। और पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज दैट लीड टू resolution of environmental challenges। तो these are component of environmental education, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या, अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, स्किल एंड पार्टिसिपेशन। नोट, ये क्या नोट है देखिए, द नेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक्ट, ये आपसे ईयर पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, द नेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक्ट
of 1990 requires EPA to provide national leadership to increase environmental literacy. क्या कह रहा है? The National Environmental Education Act 1990 requires EPA to provide national leadership to increase environmental literacy. EPA established the Office of Environmental Education to implement this program. ठीक है, ये ईयर्स आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे संविधान में क्या है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये हम कई जगह बात करते हैं, लेजिस्लेशन की तब बात करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, आपने पेपर भी देखा होगा, हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल से रिलेटेड पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 51 ए, और इसका जो जी ये याद रखना, ठीक है ना, सब क्लोज को भी याद रखना है। आर्टिकल 51 ए जी सेज दैट, क्या कहता है, इट शैल बी ड्यूटी, यहाँ ड्यूटी की बात हो रही है, देखिए, सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। बेसिकली हमारी ड्यूटी है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और उसको इम्प्रूव करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ए जी। आपको एक बात तो पता होगी, जब ये जैसे आपने ए लिखा फिर जी लिखा, ये क्या होता है, बेसिकली ये अमेंडमेंट होता है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल लास्ट वाला तो वही है, बीच बीच में अमेंडमेंट होते हैं ना। तो वो जैसे 51 था, 51 ए का फिर सब क्लोज जी कर दिया, वे ये अमेंडमेंट है, ठीक है ना। और ये अमेंडमेंट कब हुआ? 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ये 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, है ना, ये ध्यान रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? बेसिक सा क्वेश्चन है, बता दो। अगर बात करें पार्शियली 49 और फुल्ली 1950 में हुआ, ठीक है ना, फुल्ली। तो मुझे एक बात बताओ कि अ, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ वो कब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 1950 में फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, और पहला संविधान संशोधन, जैसे ये 42वां है ना जो 1976 में हुआ है, ऐसे है ना, अब तो बहुत सारे हो गए। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? पहला। वेरी गुड कमल मैम। फर्स्ट हुआ 1951 में। तो आप देखिए 1950 में तो लागू ही किया था, और 1951 में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई। तो आपको पता है कि भारत के संविधान में पहला कौन सा वो संविधान संशोधन था? बेसिकली जो प्रॉपर्टी वाला राइट था ना, वहाँ पे इशू हो गया था, तो इसलिए करना पड़ा वो। तो ये सब पॉलिटी में पढ़ते हैं। मैंने बस आपको ये कहा है कि अमेंडमेंट होते रहते हैं, 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। वो जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि उसमें चेंज होता है ना। चलो, अब आर्टिकल 48 ए की बात करते हैं। ये क्या कहता है? द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ठीक है, क्या कह रहा है? सीधा कह रहा है द स्टेट शैल, स्टेट की बात कर रहा है। द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife to the country। अमेंडमेंट है 42nd एक्ट ऑफ 1976 अलाइंग विद ग्लोबल मूवमेंट टुवर्ड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ईपीए 1986, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज ए क्रिटिकल लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, है ना, याद रखना क्या है। ईपीए इज ए क्रिटिकल लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक है। इन्वायरमेंटल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको पीआईएल बोलते हैं। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम पीआईएल लगा सकते हैं, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 32, और हाई कोर्ट में पीआईएल लगाते हैं अंडर आर्टिकल 2 to 6 of the Constitution of India, resulted in wave of environmental litigation
अर्ली 1980s। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली अपना पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, जैसे आपने कहीं देखा कि एनवायरनमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू या फिर कोई भी पीआईएल लगाते हैं, आपको पता ही है आपकी रुचि क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आप सुप्रीम कोर्ट में लगाना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत होता है, हाई कोर्ट में लगाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत आप पीआईएल लगा सकते हैं। और ये 1980s में ये बहुत वेव आई थी इसकी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1991 में इसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में क्या बात की, थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये 1991 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू पोल्यूशन शुड बी टॉट इन ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। ये 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू हमें बच्चे पढ़ाने चाहिए कि क्या पोल्यूशन क्या होता है, ये सब बातें बतानी चाहिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है ये बताना चाहिए। इसका फिर फॉलो अप ऑर्डर हुआ 2003 में, यानी कि जो ये इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है, मेड कंपलसरी सब्जेक्ट एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। Course in environmental science introduced by higher education system across India introduced the idea of requiring a course of environmental education। ये इस तरह का कोर्स होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल में द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी मैंडेट ए 6 month मॉड्यूल सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। फिर है compliance with the Supreme Court order is mandatory and apply to all states and union territory। The National Council of Education Research and Training यानी कि NCRT has worked with state government to provide support for implementing environment education in the formal education system। मतलब पूरा ध्यान देने की बात हो रही है कि इस तरह की एजुकेशन पे ध्यान दें, ठीक है। और अगर अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे देश में कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, आपको पता है? तो अभी तक हमारे देश में कितनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है? वेरी गुड। सबसे पहले हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, ठीक है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे देश में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में आई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे। बेसिकली इन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम बात करें 1968 में जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, इसमें डिडंट एड्रेस इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें कोई सेपरेट सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं की गई सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद 1986 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है ना। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री चेंज हुए, तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 में। ये कोई सेपरेट बेसिकली 1992 की कोई सेपरेट एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। ये बेसिकली जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, उसी में ही कुछ संशोधन किया गया, उसको पीएओ बोला गया, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोला गया। एक बार नेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पीओए कब आया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया? ये 1992 में बेसिकली जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी उसी में कुछ अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंक्लूड किया गया। एनईपी 1986 मॉडिफिकेशन 1992 इंक्लूड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। टीचिंग इन स्कूल एंड कॉलेज शुड बी गाइडेड बाय इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। एनपीई 1986 विद मॉडिफिकेशन 1992 की इसको इन्होंने तवज्जो देना शुरू किया कि ऐसा होना चाहिए। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये गाइडलाइन कोर्स कंटेंट एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट ये सब जारी करा है कि क्रेडिट देना चाहिए। इसको इस तरह से ऑप्शनल के तौर पे नहीं कि पास कर लीजिए कोई बात नहीं, इसको भी क्रेडिट दीजिए, तभी बच्चे सीरियस होंगे, तभी इसको ठीक से पढ़ेंगे। तो इस तरह की एजुकेशन की बात हो रही है इन्वायरमेंट की। नोट क्या कह रहा है देखिए, अब अगर 2020 की एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 इन इंडिया इज क्लोजली अलाइड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो बेसिकली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? हजारों बार पूछ चुका हूँ आपसे, कितने हैं? 17 है। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है,
वो बेसिकली बहुत ही क्लोज़ली रिलेट कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के साथ। क्यों कर रही है? ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से गोल के साथ हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 काफ़ी क्लोज़ली रिलेट कर रही है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या कहता है? इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल बाय 2030, है ना? इट ऑल्सो एस्पायर टू एलिमिनेट जेंडर एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस, यानी एसडीजीज 4 कहता है कि सब पे इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए लाइफ लॉन्ग, ये बात करता है और 2030 तक। और ऐसा ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है कि सबके पास इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि ये एक क्लोजली रिलेट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना? ठीक है? तो बी हैप्पी, अच्छे से खुश रहा करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो और मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस किया करो, ठीक है ना?